एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 की बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे इसके अंदर आपको बेसिकली डीएनए, आरएनए, फिर क्या होते हैं आपके ये न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, बस इनके बारे में ही पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में और यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगी इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसके साथ आप लोग जब ज्वाइन हो जाओगे इन सारी क्लासेस के आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाते हैं। इसी के साथ ही साथ आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी अगर आपको किसी भी तरीके की डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी और ये जितने भी क्लासेस होंगी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर की जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन द बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड pyrimidines। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसके बाद है व्हाट इज आरएनए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a well labeled structure or diagram of Watson and Crick model of DNA. Next is differentiate between nucleoside and nucleotide. इसके बाद अगला सवाल है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ mRNA। और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास 10 सवाल है और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाले क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर्स में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। ये वो टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक करके अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन द बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और क्या क्या उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है या फिर रोल्स है, ये आपको बताना है। सबसे पहली चीज, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो बेसिकली मोनोमेरिक यूनिट है, आप कह सकते हैं, है ना, जिनसे मिलकर आपका डीएनए और आरएनए बनता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स essential फॉर स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सुना ही होगा आपने नाम डीएनए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी आप अपने घर वालों की तरह रिजेंबल क्यों करते हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब आपके पेरेंट्स की तरह क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए आता है वो मेजॉरिटी आपके पेरेंट्स से ही होता है। क्लियर, थोड़ा बहुत 0.1% होगा कि आप अलग से कोई डीएनए गेन करते हैं, बाकी 99% जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से ही आपकी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो भी कैरेक्टर आपके पास है, आपकी हाइट वगैरह, ये सारी चीजें अगर वो आपके पेरेंट से रिजेंबल कर रही है, इसके पीछे का रीजन यही है। इसके बाद दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इन्वॉल्विंग इन द की प्रोसेस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिविजन एंड इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो मैंने अभी अभी बोला वही है, कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये होता है। इसके बाद दो तरीके के आपके पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, पहला है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो ये मेन पॉइंट्स है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं इसके काम के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड काम क्या क्या करता है। ठीक है, देखो डीएनए के अपने अलग रोल्स है, आरएनए के अपने अलग रोल्स है, इन्हीं दोनों के बारे में हमको बात करनी है। अगर बात की जाए सबसे पहले डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में, स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा किसी की भी सेल के अंदर, किसी की भी बॉडी के अंदर, वो सब डीएनए के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, वो सब आरएनए, डीएनए इनमें ही स्टोर होगा। क्लियर,
storing and expressing genetic information. Nucleic acids store and transmit genetic information from one generation to the next. यही चीज मैं आपको अभी तक पढ़ाते हुए आ रही हूं, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड स्टोर करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा एक जनरेशन से उसकी दूसरी जनरेशन में। दूसरा है रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। अब कैसे? देखिए, आपके पास बहुत सारे प्रकार के आरएनए होते हैं, जैसे कि माइक्रो आरएनए, siRNA, देन INCA, LNC RNA, दिस इज LNC RNA। तो ये 3 प्रकार के आपके पास ऐसे आरएनए हैं जिनका काम होता है जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने का। इनका काम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। वही है, अरे भैया, जो आरएनए है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही। आरएनए से आप जब प्रोटीन बनाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। क्लियर? Next is nucleic acid regulate the process of protein synthesis. DNA encodes the information cells needs to make protein and RNA direct protein synthesis. यानी DNA तो वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, और RNA एक्चुअली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये होगा आपका तीसरा फंक्शन। इसके साथ ही साथ बायोकैटालिसिस। कैसे? देखो, आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो एज एन एंजाइम भी काम करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करने का भी काम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड परफॉर्म बायोकैटालिसिस थ्रू राइबोजाइम्स। जो राइबोजाइम्स आपके वो न्यूक्लिक एसिड्स ही होते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ फंक्शंस है, बायोलॉजिकल रोल्स है न्यूक्लिक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स? अब प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के टाइप्स क्या क्या है ना, डिफरेंसेस क्या क्या है। लेकिन पहले ये जानो कि व्हाट इज प्यूरिन एंड व्हाट इज पिरिमिडीन। आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेस का नाम सुना होगा। नाइट्रोजनस बेसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यही 2 टाइप्स का होता है, जिसके अंदर पहला आएगा प्यूरिन और दूसरा आएगा पिरिमिडीन, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखो नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे आपको याद रखना है। प्यूरिन का नाम आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये देखने में बड़ा होता है, ठीक है। बड़े से मेरा मतलब है कि इसके अंदर 2 रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार। लेकिन पिरिमिडीन का नाम सुनने में बड़ा है, देखने में छोटा होता है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। इमिडाजोल और दूसरी थाइजोल, ये जो आपकी पिरिमिडीन रिंग होती है, ये 2 मिलकर आपस में पूरा प्यूरिन बनाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का। और अगर बात की जाए पिरिमिडीन के बारे में तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही याद रखें, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। सुनने में जिसका नाम छोटा है वो देखने में बड़ा है, और इसका ऑपोजिट। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल भी याद करना बहुत ईजी है। प्यूरिन के अंदर आपको याद रखना है ए और जी, ठीक है, ए जी। और पिरिमिडीन के अंदर आपको याद रखना है कट। क्लियर? अब आप इसको कैसे रिलेट कर लो। तो जो एजी है दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन, क्लियर। और जो कट है उसके अंदर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस पेयरिंग। देखो बेस पेयरिंग बहुत इजी है। अगर बात की जाए डीएनए के बारे में, यहीं मैं लिख देती हूँ डीएनए के बारे में, तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ और साइटोसिन पेयर करेगा गुआनिन के साथ, ठीक है। ये होती है पेयरिंग डीएनए में। और आरएनए के अंदर थोड़ा सा बदल जाता है, ये तो सेम ही रहेगा, बट आरएनए में थोड़ा सा चेंज कहां जाएगा? एडेनिन के साथ पेयरिंग आप यूरेसिल की करवा देते हो, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन और यूरेसिल इन आरएनए, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है ना। और वही चीज यहां भी आएगी। साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, थाइमिन पेयर्स विद एडेनिन इन डीएनए, ठीक है। यूरेसिल पेयर्स विद एडेनिन इन आरएनए, यही लिखा। क्लियर? तो इसको ना लिख के अगर आप वैसा लिख लोगे वो भी इजी हो जाएगा। कहां पर पाए जाते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडीन? देखो दोनों में ही पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों में। बस फर्क इतना है कि जो आपके पास पिरिमिडीन यूरेसिल है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, और जो पिरिमिडीन थाइमीन है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। कितनी रिंग्स होती है? इधर 2 रिंग्स होती है, इधर 1 रिंग होती है, सिंगल रिंग होगी।
केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा? देखो यहां पर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों चीजें होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, इसके बाद यहां भी सेम ही चीज होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें की होती है, चारों चीजें ही प्रेजेंट होती है दोनों स्ट्रक्चर में। बस नंबर्स का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इधर 2 रिंग है, उधर 1 रिंग है। इसके बाद साइज कितना होगा? देखो डबल रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है प्यूरिन का साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, और pyrimidine थोड़ा सा साइज के मुकाबले छोटा होता है प्यूरिन से। ये है डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड pyrimidines। काम दोनों का सेम है, सब कुछ सेम होगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कैसा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल से सवाल पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये आपको बताना है, अभी अलग अलग बताना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इनके बीच का डिफरेंशिएशन भी बताना है। ठीक है, तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों ही क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऐसे याद रखो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जिनसे मिलकर पूरा न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है वो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों। खैर बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स मींस जिनसे मिलकर पूरा न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए बनता है, उसको आप न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो 3 चीजें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड में, कैसे याद रखना है? टी से बनता है 3, और 3 कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होगा पेंटोज शुगर होती है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, अगर आरएनए है तो राइबोस। इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होती है, और तीसरी नाइट्रोजनस बेसिस होती है। ठीक है, शुगर आप लिख सकते हैं, डीएनए के अंदर शुगर डीऑक्सीराइबोस पाई जाएगी, और आरएनए के अंदर सिंपली राइबोस पाई जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है बेसिस की, कौन कौन से आपके नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाएंगे? तो वही है, डीएनए के अंदर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन होगा, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। शुगर कौन सी होगी? डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस, आरएनए के अंदर राइबोस। एंड अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात की जाए तो वो तो सिंपली है ही, उसके अंदर कुछ आपको याद नहीं करना है। अगर नेक्स्ट बात की जाती है न्यूक्लियोसाइड के बारे में, तो ये क्या है? देखो ये भी कुछ कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, कैसे? न्यूक्लियोसाइड्स, सबसे पहली चीज ये ग्लाइकोसिल अमीन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स आर ग्लाइकोसिल अमीन्स, जो कि 5 कार्बन शुगर का बनता है, और ये न्यूक्लियोटाइड की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। समझ आ रहा है? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? लिख देते हैं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, यानी डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। वहां टी से 3 आपको याद रखना है, यहां याद रखना है कि एक चीज साइड हो जाती है, कौन सी? फॉस्फेट ग्रुप। यानी यहां सिर्फ और सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, वही होंगे एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, बेस यूजुअली प्यूरिन एंड pyrimidine, और 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है। अगर आरएनए है तो राइबोज, डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज। चलिए, तो ये है आपका न्यूक्लियोसाइड्स। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल। ठीक है, एक तो ये है और एक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एक्सप्लेन करो। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर, तो हो सकता है कि अब जो आने वाले आपके एग्जाम्स है उसके अंदर भी ये वाले जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएं। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो
अच्छे से देखना, ठीक है। चलो, डीएनए के बारे में अगर बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल। आरएनए के बारे में बात की जाए तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, हेलिक्स तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं इसके डीएनए के, है ना, और इसका बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड है। शुगर कौन सी होती है, यहां पर होगी डीऑक्सीराइबो शुगर, क्योंकि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगर आरएनए के बारे में बात की जाए, दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां कौन सी शुगर होती है, राइबोस, और यहां कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस। सिंपल है याद करना। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, लेट्स वन ऑक्सीजन एटम एट द सेकेंड कार्बन, बस यहां पर आपको याद रखना है कि सेकेंड कार्बन के अंदर यहां पर एक ऑक्सीजन कम होता है और उधर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट इज OH। चलो खैर, बेसिस के बारे में बात की जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये गुआनिन, ठीक है। और अगर बात की जाए आरएनए के बारे में तो यहां पर एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा, साइटोसिन और गुआनिन, ये होंगे 4 बेसिस आरएनए में। बेस पेयरिंग किसके साथ करवाएंगे, तो याद रखना एडेनिन के साथ थाइमिन की पेयरिंग करवा दो और साइटोसिन के साथ गुआनिन की पेयरिंग करवा दो। यहां पर एडेनिन के साथ बस यूरेसिल आपको पेयर करना है, बाकी साइटोसिन तो वही रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यूरेसिल आ जाएगा। फंक्शन क्या होगा, देखिए डीएनए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए। आरएनए भी काम करेगा, आरएनए भी ऐसा नहीं है कि आरएनए बिल्कुल काम नहीं करता है, आरएनए ज्यादा काम करता है, बल्कि ये तो सिर्फ प्रोटीन का, ये सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकिन आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, जीन एक्सप्रेशन भी करता है, और एक तरीके का एंजाइम भी होता है, ठीक है। तो इतने काम होते हैं आरएनए के। चलिए, फंक्शन स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन, आप इसको एज एन एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, बायोकैटालिसिस भी करेगा, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है, जैसे कि वायरसेस वगैरह हो गए, ठीक है। लोकेशन कहां पर है, बेसिकली अगर देखा जाए डीएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन उसका अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यहां पर भी होता है ना। आप लोगों ने ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली का नाम जरूर सुना होगा, ये दोनों वही होते हैं, इनके पास अपना खुद का डीएनए बस सर्कुलर होता है, क्लियर। और न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है। लेकिन अगर आरएनए के बारे में बात की जाए तो न्यूक्लियस में तो होगा ही, साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक है। तो ये लोकेशन की बात हो गई डीएनए एंड आरएनए की। इसके बाद बारी आती है स्टेबिलिटी। देखो, अब किसी चीज का अगर जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है तो वो खुद भी ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के मुकाबले, तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि उसके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं है कि एकदम रिएक्ट कर जाएगा, स्टेबल नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा कम स्टेबल होता है डीएनए से। लेंथ क्या होगी, ये जो लंबा होता है हल्का सा और थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डीएनए से खुद का डीएनए बन सकता है रेप्लिकेशन के दौरान, लेकिन एक आरएनए से दूसरा आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए को बनने के लिए डीएनए की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां तो रेप्लिकेशन होगा लेकिन यहां नहीं होगा, यहां होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। टाइप्स क्या क्या है, किसी का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है डीएनए का, डीएनए सिर्फ एक ही होता है ना। और सिंगल तरीके का आपके पास एक डीएनए है जिसको आप जीनोमिक डीएनए का नाम देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आरएनए के बारे में तो 3 तो इसके मेजर टाइप्स है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। लेकिन इसके साथ साथ एसआईआरएनए, न्यूक्लियर आरएनए, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, फिर उसके बाद एलएनसी आरएनए, बहुत सारे आरएनए होते हैं हमारे पास। चलिए, सेल्स के अंदर कहां पर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये दोनों चीजें दोनों में ही रहती है, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, डीएनए भी पाया जाता है, ये आरएनए भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए नहीं होगा, होता है।
प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल करेगा? ये डायरेक्टली रोल नहीं करता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, है ना। डायरेक्ट रोल नहीं होगा, इनडायरेक्ट रोल होगा, लेकिन ये डायरेक्ट रोल करता है। कैसे? ट्रांसलेशन से। ठीक है, ट्रांसलेशन से सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो इसका डायरेक्ट रोल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर। ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बाद सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है। तो बात करते हैं वाटसन एंड क्रिक के बारे में। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वो यही है जो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने आपको दिया था। चलो खैर, बात करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इन्होंने कहा कि डीएनए कुछ ऐसा ऐसा होता है, दो स्ट्रैंड्स होती है, लीनियर है, एंटी पैरेलल होता है, वगैरह वगैरह। पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था, है ना, सबमिट किया था, उसके अकॉर्डिंग जो इनका स्ट्रक्चर है एकदम सेट बैठा। ठीक है, कोई उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं था, सारी चीजें एकदम सेट बैठी। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। वाटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड द वेल नोन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलो, डीएनए, अब उन्होंने कहा क्या क्या वो सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने हुए होंगे जो कि लॉन्ग होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये चीज यहां से एक्सप्लेन कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट क्या था कि ये दोनों चीजें, जो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। यानी मान लीजिए अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रही है तो दूसरे वाली 3 से 5 जाएगी। ठीक है, यहां से क्या एक्सप्लेन होता है? एंटी पैरेलल होंगी एक दूसरे के। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो ये दोनों चेन्स बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के दो तीन कंपोनेंट, जिसमें से शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये बैकबोन तैयार करती है। तो नाइट्रोजनस बेसिस का क्या होगा फिर? नाइट्रोजनस बेसिस सीढ़ियां बनाते हैं, है ना, पेयरिंग करके ऊपर की तरफ सीढ़ियां बनाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे वो घूमने वाली सीढ़ियां होती है ना, दोनों उसकी रिलिंग्स है शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई। जो सीढ़ियां हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है आपका डीएनए। शुगर एंड फॉस्फेट क्या बना रहे हैं? बैकबोन बना रहे हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, नाइट्रोजनस बेसिस जो दोनों स्ट्रैंड्स के आपस में मिलेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू मिलेंगे। कैसे? एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, डीएनए हैज अ डायामीटर। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने कुछ आपके कैलकुलेशंस वाली चीजें भी दी थी, जैसे कि डीएनए का जो डायामीटर है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डायामीटर है वो अराउंड 20 नैनोमीटर उन्होंने बताया। इसके बाद डायामीटर बेसिस का 0.34, यानी कि दो जैसे मान लीजिए एडेनिन और साइटोसिन ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है दैट इज अराउंड 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और एक हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 दो नाइट्रोजनस बेसिस का, पेयर्स का नहीं, बेसिस का। ठीक है, और एक लेंथ, एक हेलिक्स की लेंथ 3.4 नैनोमीटर। एक हेलिक्स में बेस पेयर्स उन्होंने बताए 10। ठीक है, मैं आपका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे सारे के सारे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये पूरा का पूरा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया याद हो जाएगा। मानकर चलिए ये मेरे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का। ठीक है, इजी हो जाएगा याद करना। यहां से यहां तक का एक हेलिक्स जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स। मान लो कि ये मेरे पास एडेनिन यहां लगा हुआ है और साइटोसिन यहां है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर।
हेलिक्स के बीच का डायामीटर वो बताया था 20 नैनोमीटर, ठीक है, और एक हेलिक्स का 3.4 नैनोमीटर। समझ आया? ये तो कुछ उनकी मेजरमेंट थी। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मानकर चलो ये 3 to 5 है और दूसरे वाला 5 to 3 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही आपका स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। पेयरिंग कैसे होगी? एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ेगा, डबल पेयरिंग। साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ेगा, ऐसे। क्लियर? शुगर एंड फॉस्फेट की आपके बैकबोन होगी और नाइट्रोजनस बेसेस ऐसे लगे होंगे। यही था बस। लीनियर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलने से पहले डी फार्मा सेकेंड ईयर के अगर आप लोग मॉडल पेपर लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है। इसी के साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपको ये मिलेंगे। मेरे राइट साइड में आपको एक लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके इनको आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, Amazon पर अवेलेबल है विद कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनको ऑर्डर कर लें, क्योंकि इतनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस में आपको कहीं भी मॉडल पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आरएनए? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। अब आरएनए होता क्या है और कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं आरएनए के जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसे काम करेगा अब ये तो पता है। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। हमारे अंदर नहीं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि वायरसेस। क्लियर? चलिए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए, और आपके सेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोग इसके सारे फंक्शंस लिख ही सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि डीएनए से पहले आरएनए आया था, है ना। सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए प्रिमिटिव है कि आरएनए, तो आपका आंसर होगा आरएनए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो खूबियां हैं वो डीएनए से कहीं ज्यादा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मेजर टाइप्स होते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और दूसरा आरआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। देखो नाम है इसका मैसेंजर आरएनए, जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप होता है ना वैसे ही है, ठीक है। व्हाट्सएप क्या करता है, जो भी आपको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है वो कर देता है आराम से, लेकिन उसमें बिना कोई चेंज करे। वैसे ही आपका एमआरएनए होता है, इसका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह, डीएनए से राइबोसोम तक, लेकिन बिना बदलाव के। और क्यों करना है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। चलिए, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर। ये तो ट्रांसफर ही करेगा, जैसा नाम वैसा काम। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम करता है ताकि वो आपस में बाइंड करके प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके। एंड थर्ड जो टाइप है दैट इज आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम्स के ऊपर ही चिपका हुआ होता है आरएनए, और इसका मेन काम होता है प्रोटीन को बनाने का, ठीक है। कंबाइंस विद प्रोटीन टू फॉर्म द राइबोसोम्स, द सेलुलर मशीनरी दैट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ और आपके पास आरएनए होते हैं जैसे कि माइक्रो आरएनए है ना, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए होता है, siRNA है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। कुछ और ये टाइप्स है और अलग अलग काम के लिए, जैसे कि जीन रेगुलेशन है, स्प्लाइसिंग है, इन सब में हेल्प करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पास टाइप्स ऑफ आरएनए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बनाकर दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनके वाला देख लो, यही हमने बनाया है। 2 हेलिक्स है, ये बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर हैं, देख लो 10 बेस पेयर है, 34 एंगस्ट्रॉम है,
तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर 34 एंगस्ट्रॉम को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे वो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना कि वो एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आपके इसमें नैनोमीटर में। अब इसके बाद दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन 0.34 नैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये 20 एंगस्ट्रॉम है और 20 नैनोमीटर ही होता है। चलो खैर, ये आपके पास है मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, यानी ये पूरा जो एक साइड से घूम रहा है दैट इज मेजर, और जहां पर इस तरीके से गड्ढा है दैट इज माइनर। इसको याद रखना, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। देख लीजिए, ग्रीन वाली 5 से 3 है ये, और ब्लू वाली 5 से ऊपर से 3 है। ठीक है, तो ये है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग होगा। चलो आगे चलेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें होती हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फेट ग्रुप यहां नहीं होगा, कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप, डज नॉट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन, ये तो मैंने बता ही दिया है, 5 कार्बन की शुगर होती है, पेंटोज शुगर, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, आरएनए है तो राइबोज, सिंपल। इसके बाद वहां पर भी यही चीज होगी, बस फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। Nucleotides are involved in the storage and transmission of genetic information क्योंकि they are the building blocks of DNA and RNA। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात की जाए, ये आपके रेगुलेशन तो करेंगे लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्यूरिन्स पिरिमिडीन दोनों चीजें आएंगी, यहां पर भी प्यूरिन्स और पिरिमिडीन दोनों ही चीजें आती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, या तो प्यूरिन होगा या तो पिरिमिडीन होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी न्यूक्लियोसाइड के अंदर, तो ये भी जरूरी है। चलो, इसके बाद ये मैंने लिखवा ही दिया है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए और न्यूक्लियोसाइड्स आर द प्रिकर्सर टू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, वो जो मैंने चेन लिखवाई थी ना, वो याद रखना। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का फॉस्फेट ग्रुप होता ही नहीं है। चलिए खैर, एटीपी एंड जीटीपी स्टोर एनर्जी फॉर सेल्यूलर प्रोसेस। अच्छा, एटीपी और जीटीपी क्या है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जीटीपी होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन वहां पर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल तो वही है, अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो वही एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, अगर फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो वो एग्जाम्पल न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। जैसे कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ये सारे के सारे क्या हैं? अच्छा, इनकी फुल फॉर्म तो जान रहे हो, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी होता है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ये यूटीपी होता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और वही एग्जाम्पल से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दीजिए, जैसे कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरेसिल, ये सब क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एमआरएनए। अब एमआरएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एमआरएनए जान रहे हो ना, मैसेंजर आरएनए। स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं बनाकर दिखा देती हूँ कैसा होता है। बन गया? क्या लगे होंगे यहाँ पर? कोडोन्स। बस टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, और कुछ नहीं होगा यहाँ। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। स्ट्रक्चर कौन कौन से बेसिस होते हैं? देखो, सब कुछ वही है, क्योंकि ये आरएनए है तो थाइमिन तो होगा नहीं, यूरेसिल होगा। बेसिस जो एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे वो है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल। कैसे अटैच्ड होंगे? एडेनिन के साथ पेयरिंग होगी यूरेसिल की, साइटोसिन के साथ पेयरिंग होगी गुआनिन की।
These bases are arranged in groups of 3 codons, जिनको आप क्या बोलते हैं, 3, जिनको आप क्या कहते हैं, codons बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि U U U होगा, U A G होगा, U G A होगा, है ना, A U G होगा, G U A होगा. तो इस प्रकार से लगे हुए होते हैं आपस में और इनको आप क्या बोलते हैं, कोडोन्स बोलते हैं. चलिए, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर वही सेम चीजें होंगी. राइबोज शुगर होगी, पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे. शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है. कैसी बैकबोन? ये आपकी बैकबोन है, बताओ. ठीक है. द न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द फॉस्फेट एंड राइबोज शुगर, और क्या बना देते हैं, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन. अच्छा, कभी कभी सवाल आपसे बॉन्ड के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच का जो बॉन्ड होता है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है. चलिए, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स की बात कर लेते हैं. देखो, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स का क्या है ना, जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस किया जाता है स्प्लाइसिंग, है ना. ये जो स्प्लाइसिंग है इसकी मदद से आप इंट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है एमआरएनए का. एमआरएनए नहीं कहेंगे, इमेच्योर एमआरएनए कहेंगे. ठीक है. और एक्सॉन्स को आपस में लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाता है, तब जाकर वो मैच्योर एमआरएनए तैयार होता है. In eukaryotes, mRNA contains exons and introns, और इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. स्प्लाइसिंग आप इसको याद रखिएगा, इस प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग होता है. ठीक है. और अगर बात की जाए इसके फंक्शंस के बारे में, देखो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही, एमआरएनए डीएनए टेम्पलेट से बनाया जाता है. ट्रांसलेशन में भी ये हेल्प करेगा. कैसे? टेम्पलेट की तरह काम करके. The mRNA is read by the cell's protein making machinery in the cytoplasm, और mRNA को ही अमीनो एसिड की चेन के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा, जो कि आपस में मिलकर फिर प्रोटीन तैयार कर लेती है. तो ये है इसके फंक्शंस. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, ये आपको बताना है. अभी मैं बता देती हूँ. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना. ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए से प्रोटीन का बनना. ठीक है. चलो बात करते हैं इनके बारे में. अगर पहली बात की जाए ट्रांसक्रिप्शन की, तो जीन एक्सप्रेशन का जो पहला स्टेप है वो यही होता है जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो. और जो सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन के अंदर वो होता है ये, सेकंड स्टेप है जीन एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो होता है ट्रांसलेशन, जिसके अंदर आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं. तो ये तो मैंने लिखवा ही दिया, आरएनए कॉपीज फ्रॉम डीएनए. सिंपली ये याद रखो ना. ठीक है. और यहां पर आरएनए टू प्रोटीन, और कुछ याद ही नहीं रखना आपको. ठीक है. इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. रीजन? क्योंकि यहां पर डीएनए चाहिए, डीएनए न्यूक्लियस में मिलेगा. यहां पर आपको आरएनए चाहिए, और आरएनए कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा. तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होगा आपके साइटोप्लाज्म में. ट्रांसक्रिप्शन कौन क्या क्या चीजें यूज करता है? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूज किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज, ताकि आप आरएनए बना सको, है ना. अगर बात की जाए ट्रांसलेशन के बारे में, तो यहां पर यूज किए जाते हैं राइबोसोम्स, जो कि बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं. प्रोटीन फैक्ट्री. और ये पाए जाएंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर. इनका यूज करके हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है. इसके बाद यहां पर आप आरएनए बनाएंगे, बहुत सारी कॉपीज बनती है, और यहां प्रोटीन्स बनाएंगे. बाकी एमआरएनए इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में. अच्छा, पूछा जा सकता है, सवाल अच्छा है, कि ट्रांसक्रिप्शन से आप कौन सा आरएनए बनाते हो, या ट्रांसलेशन किस आरएनए का किया जाता है? दोनों का आंसर होगा एमआरएनए. ठीक है. चलो, यहाँ एमआरएनए इन्वॉल्व होगा, और यहाँ आपके तीनों ही आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए. क्लियर? तो ये है आपके पास इस पूरे चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं. ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार बहुत अच्छे से इनको देखकर जाइएगा, और कैसे इनको लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव. थैंक यू.